मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। कई साल पहले एक हस्ती ने ये ख्वाब राजस्थान से देखा है और वो ख्वाब धीरे धीरे अब पूरे होते जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अशोक कुमार गढ़िया, जो कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है। और कई साल पहले इन्होंने जो ख्वाब देखा है अब धीरे धीरे वो मुकम्मल होते जा रहा है। मुझे याद है 2008 से लेकर अभी तक कई सारी जो मुश्किलात हैं उनका सामना करते हुए जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद ही वो कोई ऐसा राज्य हो जिस राज्य से यहाँ पे बच्चे आए हैं और उन बच्चों को यहाँ पे तालीम हासिल हुई है। और तालीम के साथ साथ इल्म, अदब और जिस तरीके से डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो ये वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर एक चीज़ इन्होंने दी है। जो ख्वाब कई साल पहले देखा गया है वो ख्वाब अब धीरे धीरे मुकम्मल होते जा रहा है। मेरे साथ है डॉक्टर अशोक कुमार गढ़िया, जो कि चेयरपर्सन है मेवाड़ यूनिवर्सिटी के। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, कई साल पहले आपने जो ख्वाब देखा है, क्या लग रहा है? पहले ये बताएं कि क्या पूरा हो रहा है अब? हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सालों पहले ये सोचा था कि मैं इस देश में उच्च शिक्षा पे, हायर एजुकेशन पे कुछ काम करूं और हमारे देश के जो गांव के बच्चे हैं, गरीब घरों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल, और जो सुदूर पूर्व बॉर्डर एरिया में रहते हैं, उन बच्चों को मैं पढ़ाऊं, उनको ट्रेनिंग कराऊं और फिर उनका प्लेसमेंट कराऊं या वो खुद अपना काम धंधा शुरू करें और राष्ट्र की मुख्य धारा में आए। ऐसा सपना मैंने देखा था। वो सपना कुछ मायने में अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं, पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम जो है संभालते थे और उसके बाद यहाँ इस लाइन में आना कितना अपने आप में एक मुश्किलातों का सामना आपने करा? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो मैं अभी भी करता हूँ, वो मेरी रोजी रोटी है। बिल्कुल। लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए आया कि मैं समाज में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। और जब हम समाज में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है शिक्षा ही सबसे बढ़िया क्षेत्र है, क्योंकि इसमें हम नौजवानों के साथ रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हैं और उनमें देशभक्ति का, समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा पैदा करते हैं। उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके उनको नौकरियों के साथ जोड़ते हैं और या फिर अपना बच्चा अपना कोई काम धंधा करता है, तो इससे अच्छा समाज का काम क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि राजस्थान की वो सरजमीन एक ज़रख़ेज़ सरजमीन है और वहाँ से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं। कितना मुश्किल हुआ है वहाँ पे जो आपने यूनिवर्सिटी खोली है उसको 2008 में पहला बैच वहाँ से निकला है और उसके बाद क्या सोच के आप चले हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा देनी है और उसके साथ साथ उनको पढ़ाना लिखाना है और देश का नाम वो ऊंचा करेंगे, तो इसमें अभी तक क्या सफ़र रहा है आपका? अभी तक बहुत अच्छा सफ़र रहा है। लगभग 15,000 बच्चे वहाँ से पास हो गए हैं और वो देश में विदेश में कई जगह काम कर रहे हैं। और विशेष जिक्र करना चाहूँ तो मुझे कश्मीर का जिक्र करना लगता है। बिल्कुल, उसकी जिक्र हम ज़रूर करेंगे। तो 3,000 बच्चा कश्मीर का अब तक पढ़ के जा चुका है। अभी भी 650-700 बच्चा पढ़ रहा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि वो जो कश्मीर का बच्चा था वो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखता था, एक पर्टिकुलर समुदाय से ताल्लुक़ रखता था और वो आतंकवाद का शिकार थे। और उन बच्चों को लाना, उनको पढ़ाना लिखाना एक अपने आप में एक बड़ा अनुभव था। मुश्किलात भी बहुत आई क्योंकि कल्चर डिफरेंट थी, बिल्कुल, भाषा अलग थी, बिल्कुल, उनका सोचने का नज़रिया अलग था, उन्होंने कभी हिंदुस्तान को ठीक से देखा नहीं था। बिल्कुल। जब उन्होंने हिंदुस्तान देखा, हमारे साथ उठे बैठे, पढ़ाई किए, साथ खाए, तो एक अलग ही माहौल बना। और वो आज मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है, बिल्कुल, देश विदेश में अपना काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उन 3,000 बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कोई आतंकवाद का रास्ता अपनाया हो, अलगाववाद का रास्ता अपनाया हो। वो आज मिलजुल कर काम कर रहे हैं और एक आम हिंदुस्तानी की तरह काम कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, कश्मीरी बच्चों की आपने जिक्र की है, मुझे याद है 2012 में पहला बैच यहाँ पे आया और लगभग अभी 3,000 के करीब आपने बच्चों को जो है कश्मीरी बच्चे यहाँ पे थे और अभी प्रेजेंट में भी 600-700 के करीब बच्चे यहाँ पे हैं। 2012 में जब पहला बैच यहाँ पे आपके पास आया है तो क्या मुश्किलातों का सामना, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, भाषा अलग है और जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने बाकी राज्यों को नहीं देखा था, यहाँ का रहन सहन नहीं देखा था, तो मुश्किलातें आई होंगी आपको? बहुत मुश्किलात आई। सबसे पहले तो उनकी खाने पीने की हैबिट्स वो अलग थी। वो लोग सब नॉन वेज खाने वाले लोग थे। हमारी यूनिवर्सिटी मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और वो कैंपस पूरा फुल वेजिटेरियन कैंपस था। अच्छा। तो उन बच्चों को सुबह नाश्ते से लेके दिन में लंच, फिर शाम को चाय और रात का डिनर, वो सब कोई भी नॉनवेज चीज़ उनको सर्व नहीं होती थी। बिल्कुल। तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी और कई बार मैंने पूछता, जब मैं मिलता था उनसे तो वो कहते थे कि मैंने कहा सब ठीक चल रहा है, कहाँ जी पढ़ाई ठीक चल रही है, खाना पीना, तो वो गर्दन नीची कर देते थे। नाराज़गी थी। गर्दन नीची करते थे। मैंने कहा क्या करते हो? कि खाना तो संडे को खाते हैं क्योंकि संडे उन्हें बाहर जाने का मौका मिलता था तो वो वहाँ नॉन वेज खा लेते थे। That means कि आपने नॉन वेज से वेज उनको यहाँ पे बनाया। हाँ, और फिर मैंने कहा पूरे बाकी वीक में क्या करते हो? तो घास फूस खाते हैं। ये बड़ी बात है और 3,000 के करीब बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात। फिर कोई तकलीफ नहीं रही, वो थोड़े दिनों में सब अभ्यस्त हो गए। फिर हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में राम कथा हुई, सब तरह के त्यौहार हुए, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और तीज त्यौहार सब हुए। उन बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया। सभी महापुरुषों की जयंतियाँ हम मनाते थे, उसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे और ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई अलग जगह से आए हैं। वो हिंदुस्तान की आम पब्लिक के साथ, दूसरे विद्यार्थी, हमारे पास दूसरे और स्टेट्स के भी बहुत बच्चे हैं, जिसमें बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बच्चे हैं। तो उन सब बच्चों के साथ घुल मिल गए और शाम को 5 बजे जब मैदान में खेलने निकलते थे तो ऐसा लगता था पूरा हिंदुस्तान खेल रहा है। बिल्कुल। जब आपने 3,000 बच्चों को यहाँ पे जो पास आउट हुए हैं 2012 से लेकर 18 तक गालिबन, तो अभी बच्चे वो मिल रहे हैं आपको जब आप क्योंकि कश्मीर का आना जाना आपका लगातार रहता है? मेरे बच्चों से बहुत कांटेक्ट है। लगभग 200-250 बच्चा मुझे रोज़ सुबह मॉर्निंग विश करता है। बड़ी बात है। और जब भी वो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए हैं, जब भी उसकी अच्छी नौकरी लगती है, कहीं कंपनी चेंज करता है, तो वो कहता है सब बिकॉज ऑल ऑफ यू सर, ये आपने जो हमें पढ़ाया और इस तरीके से इतने प्यार से रखा। इवन लड़कियां, कम से कम उन 3,000 में से कम 700-800 लड़कियां थी जो पढ़ लिख कर आज कोई वकील बन गई है, कोई डॉक्टर बन गई है, कोई अच्छी आर्टिस्ट बन गई है और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही। वो लड़कियां भी मैसेज करती है कि भाई सर जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, और वो आज भी अपने यूनिवर्सिटी को मिस करते हैं। कई सारे वीडियोस मैंने देखे, इन्हीं पार्क के वीडियोस, जब आप उन कश्मीरी बच्चों के साथ मिल रहे थे, इन पार्क्स को आप मिस कर रहे हैं, वो कश्मीरी बच्चों को आप मिस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मिस करते हैं। और यहाँ पे इसी मैदान में शाम को 5 बजे वो लड़कियाँ जो इसी हॉस्टल में रहती थी, अच्छा, और वो यहाँ पे शाम को 5 बजे कैंपस उनका हो जाता था। अच्छा। वो यहाँ क्रिकेट खेलती थी, कूदती भागती थी। जब यहाँ से वो गई तो रोई, कहने लगी कि इतनी आज़ादी हमें कश्मीर में नहीं मिलेगी जितनी आज़ादी यहाँ मिली थी। कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे, आपने कई सारी जिक्र की है जब आप साउथ कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो वो डरावना सपना, वो डरावना सीन आपने कई बार जो है पेश किया है, ये ज़रा बता दीजिएगा। वो एक ऐसा ये उस वक्त की बात है जब आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा पर था और मैं कुलगांव जा रहा था, साउथ कश्मीर में। और मैं श्रीनगर से निकला शाम को 5 बजे और 7 बजे, 7:30 बज गए थे अनंतनाग पहुंचने, क्योंकि उन दिनों रास्ते इतने अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ख़राब थे। ये मैं बता रहा हूँ 14-15 की बात। उन दिनों रास्ते इतने अच्छे नहीं थे तो ट्रैफिक जाम हो गया और मैं पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए। मैंने अपने किसी बच्चे के घर जा रहा था और उस बच्चे ने कहा कि, मैंने कहा यार ये 7:30 बज गई, ये अनंतनाग आ गया है। तो कि सर कुलगांव बस यहाँ से आगे 15-20 किलोमीटर आगे है, आप चले जाइए। जब कुलगांव पहुँच गए तो वहाँ 8:30 बज गई थी। मैंने कहा कुलगांव आ गया है, तो कहने लगा आप लेफ़्ट मुड़ जाइए।
और लेफ़्ट में 15-20 किलोमीटर और चलेंगे तो मेरा गांव आ जाएगा। ठीक। जब वहाँ लेफ़्ट मुड़े तो बिल्कुल अंधेरा था। वो नवंबर दिसंबर का महीना था, भयंकर सर्दी हो गई थी, चारों तरफ कोहरा था, मेरी गाड़ी अकेली चल रही मतलब थी। यही मौसम था। यही मौसम था और बिल्कुल अकेली गाड़ी थी। रात को 9 साढ़े 9 बज रहे थे। अचानक सिंगल रोड पे सिर्फ एक गाड़ी चल रही थी। अचानक टॉर्च की लाइटें पड़ी और टॉर्च की लाइट पड़ी और वो मैंने देखा पुलिस है। ड्राइवर कश्मीरी जानता था पर यंग लड़का था। मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोकी। उन्होंने नॉक किया। जैसे ही नॉक किया तो वो ड्राइवर के हाथ पैर कांपने लग गए और वो पसीना, उस सर्दी में वो पसीना पसीना हो रहा था। मैंने कहा क्या है, वो उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो घबरा गया। वो 4 लोग थे, बिल्कुल नकाबपोश थे। उन्होंने पूरा सर वर ढका हुआ था पर वो पुलिस वाले नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो पुलिस नहीं थे। तो जब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था तो मैंने अपनी तरफ से नॉक किया। मैं पीछे बैठा था। मतलब आपने नॉक किया उनको? हाँ, मैंने नॉक किया कि उनको बुलाया कि इधर आओ। वो उधर आए, मेरे पास आए और मैंने गेट खोला। गेट खोल के मैं नीचे उतरा। नीचे उतर के मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे टीचर हूँ, अपने बच्चे के घर जा रहा हूँ और ये उसका एड्रेस है, आप मेरी मदद करिए। मतलब नकाबपोश लोगों को आपने बोला कि मेरी मदद करें? मेरी मदद करें, मुझे वहाँ जाना है। और तो उन्होंने मेरा पूरी तलाशी ली ऊपर से नीचे तक। फिर उसके बाद वो क्या बोले आपस में कश्मीरी में मुझे नहीं समझ आया। बिल्कुल। लेकिन मैं एकदम खड़ा था उनके सामने, बिल्कुल निडर। और मैंने कहा अब जो होगा सो होगा। हाँ, देखा जाएगा, क्योंकि रात का अंधेरा था, फंसे हुए। जंगल में शेर मिल गया तो जो करेगा शेर ही करेगा, आप क्या कर लोगे। तो ठीक है, जो भी था। फिर उसमें से उन्होंने आपस में सलाह करके एक आदमी, वो 3 तो चले गए, एक आदमी गाड़ी में बैठ गया आपके साथ? हाँ, ड्राइवर के साथ। और फिर वो गाड़ी चली। फिर 15-20 किलोमीटर गए तो मेरे जो बच्चा था जिसके घर में जा रहा था, उसका बड़ा भाई मुझे लेने आया हुआ था। वहाँ उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा और कहा कि ये आपके मेहमान, और मुझे खुदा हाफिज करके चला गया। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये मुझे बताइएगा, आप जो वो नकाब पोछते थे कौन? वो हम फिर मैंने उनको पूछा, जो मेरे बच्चे का सज्जाद का बड़ा भाई जो था, मैंने कहा ये कौन थे, ये कौन था? तो कहने लगा ये आतंकवादी था और उसके पास वो फुली लोडेड मशीन गन थी और वो पूरा ढका हुआ था उसने। लेकिन चूंकि मैं एक टीचर था। आपके कहने पे उसने सारा कुछ सरेंडर किया कि जनाब ये हमारे मेहमान हैं और हमारे टीचर हैं? हाँ जी, हमारे टीचर हैं। और उसने कहा कि चूंकि आप टीचर हैं और मेहमान हो, इसलिए उसने आपका कुछ नहीं किया। अगर आप कोई पुलिस वाले होते, आर्मी वाले होते तो वो जरूर आपको शूट करते। लेकिन आप चूंकि एक आम इंसान थे और आप डरे नहीं उनसे, इसलिए वो भी आपसे नहीं डरा और उसने कर दिया। तो इसका ये साफ जाहिर, ये इसका साफ जाहिर ये है कि लड़के भटके हुए थे। हाँ। उनका रास्ता नहीं था शायद। नहीं था। दूसरा क्या है कि देखिए, ये आप उनसे डरोगे, वो आपसे डरेंगे। जैसे सांप के सामने आप जाओगे तो सांप आपसे डरता है, इसलिए आपको काटने दौड़ता है। बिल्कुल ठीक है ना। उसी तरीके से वो आतंकवादी को जब ये खतरा हो जाए कि ये पुलिस है, आर्मी है, मुझे पकड़ेगी, तो वो पहला वार कर देगा। जब उसे ये लगा कि ये बिल्कुल साधारण आदमी है, खुला है, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरी जो जेबें वेबें उन्होंने चेक की, उसमें से कुछ नहीं मिला, तो उनको लगा कि आम शहरी आदमी है, एक टीचर है, अपने बच्चे के यहाँ जा रहा है, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप ये वाकया कह रहे हैं, इससे क्या आपको सीख मिली है? क्या वो नौजवान, उनको गलत रास्ता दिखाया गया या वो नहीं चाहते थे कि जिस तरीके से उन्होंने टीचर देखा बिल्कुल उन्होंने खामोशी की? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने कश्मीर के लगभग 3000 बच्चों से मेरा वास्ता पड़ा है, उनके परिवारों से मेरा वास्ता पड़ा है। मैं कई गाँवों में गया हूँ और हर बार मैं अपने बच्चों के घरों में ही रुका हूँ। मैं सिर्फ श्रीनगर के अलावा जब भी मैं चाहे नॉर्थ कश्मीर में जाऊँ, चाहे साउथ कश्मीर में जाऊँ, मैं अपने बच्चों के घरों में ही रुकता हूँ जाके। मैंने वहाँ कोई फ़र्क नहीं पाया है। बिल्कुल वो बिल्कुल वैसे ही लोग हैं जैसे आम हिंदुस्तानी लोग हैं। उनमें भी वैसे ही डर है, वैसे ही प्रेम है, वैसे ही करुणा है, सब कुछ है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। मैंने तो आज तक कोई दिक्कत महसूस नहीं की, जबकि मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। बेचारे 2 दिन से वो सब बर्तन साफ़ करके
मेरे लिए प्योर वेजिटेरियन खाना बनाते हैं और खुद भी वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं जब तक मैं वहाँ रहता इससे हूँ। पहले हम ये बातचीत जारी रखें, मैं कुछ अफवाहें आपके खिलाफ है, वो अफवाहें मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। अफवाह यह है कि आप अगर वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे। मैं चुनाव के लिए बना नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने नौजवान बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी ट्रेनिंग कराना, उनका अच्छा प्लेसमेंट कराना या उनको कोई ना कोई किसी काम धंधे लगा देना। मैं ये मानता हूँ कि अगर कश्मीर में हम नौजवान बच्चों को अच्छे से पढ़ा दें, लिखा दें, अच्छी ट्रेनिंग करा दें और अच्छी जगह नौकरी लगा दें, तो इससे बड़ी कश्मीर की कोई सेवा नहीं होगी। आज वहाँ जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कश्मीर में, वो इन नौजवानों को सही रास्ते पर लाने की है, बिल्कुल उनको एक ट्रैक पकड़ाने की है। बिल्कुल। जब वो ट्रैक पकड़ लेंगे तो अपने आप मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। कोई एक और भी बात मैं आपके माध्यम से सारी हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का आम जो नागरिक है, आम जो नौजवान बच्चा है, वो कोई हिंदुस्तान से नफ़रत नहीं करता, वो पाकिस्तान से नफ़रत करता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की वजह से जो वहाँ पर बर्बादी हो रही है उसको वो महसूस करता है और वो ये उम्मीद करता है कि हिंदुस्तान की सरकार उन्हें रोज़गार के अवसर दे, उन्हें अच्छे से अच्छे पढ़ने का अवसर दे, उन्हें देश में विदेश में कहीं भेजने का अवसर दे, तो वह हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहता है। वो जितना खुश हिंदुस्तान के साथ है उतना कहीं नहीं रह सकता। और एक अफवाह है, आप राजस्थान को, दिल्ली एनसीआर को छोड़ेंगे और कश्मीर में बसेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा हो सके तो मैं ज़रूर बसना चाहूँगा। कश्मीर मेरे दिल में बसता है और मैं कश्मीर को अपना दूसरा घर मानता हूँ। वो मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं वहाँ पे, वो मुझे इतना प्यार करते हैं और वो हर बार कहते हैं सर यहीं रह लो, यहीं बैठो। वहाँ रहने को कहते हैं बैठो, यहीं बैठो। आपने कई सारे शब्द कश्मीर के भी सीखे हैं, कश्मीरी बच्चों के साथ साथ जब आप रहे तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप सीख चुके हैं। लेकिन ये बताइएगा, आप 2012 में बच्चों को आपने यहाँ पे लाया है, तब बहुत बड़ी समस्या हुई, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे रही थी इन बच्चों को बढ़ाने के लिए, मुझे याद है वो समय। तब क्या बातचीत हुई थी और कितने बच्चों को आप अपने खर्चे से चला रहे थे? वो 657 स्टूडेंट्स थे और कश्मीर गवर्नमेंट नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था। वो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में वो बच्चे आए हुए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम इनको स्कॉलरशिप देंगे। वो एलिजिबल थे स्कॉलरशिप के लिए, उन्होंने सारे फॉर्म भरे, सारा वेरिफिकेशन कराया और फिर सरकार ने एकदम मना कर दिया कि हम इनको पैसे नहीं देंगे। तब दो ऑप्शन थे, या तो हम उन बच्चों को बाहर निकाल देते या हम उनकी पढ़ाई शुरू करके उनकी पढ़ाई को कंप्लीट करवाते और उनकी नौकरी लगवाते। मैंने देखा ये सब गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, अगर इनको मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये पढ़ाई तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में इनके मन में एक नेगेटिव फीलिंग आएगी कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ चीट किया, हमें बीच में छोड़ दिया। किसी का 1 साल पूरा हो गया था, किसी का 2 साल पूरा हो गया था, बड़ी समस्या थी, वो बड़ा धर्म संकट था। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगा और भारत सरकार के साथ लड़ाई करूँगा कि इनकी स्कॉलरशिप इनको मिलनी चाहिए। सरकार से बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मुकदमा डाला और 4 साल लगे। उस 4 साल के दौरान 27 करोड़ रुपए का मैंने बैंक से लोन लिया, 7 करोड़ रुपए का उस पर इंटरेस्ट हो गया। किनके लिए लिया आपने लोन? बच्चों के लिए। कितने? जम्मू कश्मीर के बच्चे? हाँ, 657 बच्चों का रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस सब अपने ऊपर आ गई। वो बच्चे तो कुछ दे नहीं सकते थे, तो उन सारों को 4 साल पढ़ाने में 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 7 करोड़ रुपए का उस पर इंटरेस्ट हो गया। 34 करोड़ रुपया हमने अपने पास से खर्च किया। उसके लिए हमें बहुत कुछ लोन बैंक से लेना पड़ा। हमारी सारी प्रॉपर्टियाँ जो थी वो गिरवी हो गई। ऐसा लगने लगा यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, लेकिन सब ऊपर वाला सुनता है और 4 साल मुकदमा लड़े। जफ़र साहब हमारे जो जम्मू कश्मीर के जाने माने वकील है, उन्होंने हमारा केस लड़ा। बिल्कुल। और फिर हम मुकदमा जीते। मुकदमा जीतने के बाद हम सिंगल बेंच से जीते। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डबल बेंच में अपील की, हम डबल बेंच से जीते और फिर उसके बाद वो पैसा हमको मिला। इससे पहले हम ये गुफ्तगू जारी रखें, ये मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में देखा, ये वॉलीबॉल जो कोर्ट है यहाँ पे वो बच्चे खेलते थे। हाँ, कश्मीर के बच्चे यहाँ खेलते थे और बहुत मज़े करते थे। लड़कियाँ भी खेलती थी। जब शाम को 5 बजे के बाद हम बच्चों को कहते भाई तुम अब जाओ, अब ये लड़कियाँ खेलेगी। अच्छा। और फिर वो लड़कियां ही क्रिकेट भी खेलती थी, वॉलीबॉल भी खेलती थी, खो खो खेलती थी, दौड़ती कूदती थी। वो मालिक थी यहाँ की। बहुत अच्छा लगता था। तो आज
कितना मिस उन बच्चों को आप कर रहे हैं? मैं तो बहुत मिस करता हूँ, बच्चे भी बहुत मिस करते हैं। जब भी मिलते हैं, मैं श्रीनगर जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ, तो जब भी मिलते हैं तो रोने लग जाते हैं कि सर वो टाइम आज वो कभी नहीं आएगा वापस। ये ज़रा इस मंदिर की बात करते हैं। जी जी। मुझे याद है जब वो वक्त था कि आप सुबह मॉर्निंग आवर्स में पहले यहाँ पे हाजिरी देते थे और उसके बाद अपना कामकाज आप चला रहे थे। बिल्कुल, आज भी ऐसा ही है। ये मंदिर है, सरस्वती माँ का मंदिर है। हम लोग सब, पर कश्मीरी बच्चे चूँकि वो मुसलमान थे, फिर भी वो बड़ी श्रद्धा रखते थे। हमारे यहाँ कथा हुई, कोई भी कार्यक्रम हुआ, तो वो उन बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम मुसलमान हैं, हम यहाँ नहीं आएंगे। वो अपना बैठ के बात करते थे। हर साल नया साल आता था, मेरा बर्थडे होता था, वो सब बच्चे, हम कश्मीरी बच्चों के साथ ही खाना खाते थे। दिवाली का फंक्शन आता था, मैं सब बच्चों को अपने हाथ से मिठाई खिलाता था। और ईद का फंक्शन आता था, मैं उन सब बच्चों को मिठाई खिलाता था। लड़कियों को ईदी देता था, सब लड़कियों को इंतज़ार रहता था। अच्छा सर, जो बच्चे यहाँ पे पास आउट हुए हैं 2012, एक बहुत अरसा हुआ है, कई साल हुए हैं, कई सारे बच्चे एडजस्ट भी हुए, कई सारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। आपके साथ कांटेक्ट है? हाँ, बहुत सारे बच्चों से मेरा कांटेक्ट है। बहुत बच्चे जो हैं जो इंजीनियर हुए, जैसे हमारे पास कारगिल के बच्चे थे, वो सब के सब गवर्नमेंट में नौकरी लग गए। हमारे पास श्रीनगर के बच्चे थे, कुछ जज बन गए, कुछ दुबई में, कुछ यूरोप में अभी काम कर रहे हैं। उन बच्चों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, इनविटेशन आते हैं। बहुत सारे बच्चों की शादियाँ हो गई, कुछ वकील बन गए, बहुत सारे बच्चे। सर ये बताइएगा कि आगे क्या अल्लाह रहेगा आपका? जिस तरीके से 2008 में जो सपना आपने देखा, हालांकि 2001 में ये इंस्टीट्यूट वजूद में आया है, 2008 में पहला बैच यूनिवर्सिटी से निकला है और उसके बाद लगातार आप संघर्ष करें, आप अप डाउन्स आते हैं, तो अभी जो आप कश्मीरी बच्चों के साथ साथ फॉरेन बच्चे भी आपके पास है जिनको आप पढ़ा रहे हैं। अभी 29 कंट्रीज़ के बच्चे हैं, लगभग 450 विदेशी बच्चा है जो पढ़ रहा है। 29 स्टेट्स का बच्चा है, जिसमें सारा साउथ का भी बच्चा है, नॉर्थ का भी बच्चा है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, और जम्मू कश्मीर तो हमेशा हमारे साथ रहा ही है। जम्मू कश्मीर के बच्चों का मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट लव है। कोई वो किसी गांव में, तहसील में, किसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे आप जाइए, वहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी का बच्चा आपको मिलेगा, उसके पेरेंट्स मिलेंगे। तो हमारा उनके साथ एक एफिलिएशन है। तो आगे क्या करने जा रहे हैं? कहाँ पे आप इस यूनिवर्सिटी को आगे देखिए, एक कश्मीर में भी एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अपना प्रपोजल डाला हुआ है। मैंने सुना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल अब इस बार के असेंबली में पास हो जाएगा, तो हमारी पहली एप्लीकेशन है वहाँ पर भी हम एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, ताकि कश्मीर के बच्चों को वहीं अच्छे से पढ़ने का मौका मिले। जब भी इंसान कोई अच्छा काम करता है तो मन को सुकून मिलता है, तो वो क्या 2008 से लेकर अभी तक कई सारे बच्चों को आपने पढ़ाया, कई सारे राज्यों के बच्चे, 29 कंट्रीज से बच्चे आपके पास आए, अब सुकून मिल रहा है कि मैंने पुण्य का काम किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने सपना देखा था कि मैं नौजवान बच्चों के साथ, जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे मन में ये था कि हम पैसे तो बहुत अच्छे कमा रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या किया जाए? तो हमने कहा कि देखिए, इस देश में अगर हमें अच्छा काम करना है तो नौजवानों को पढ़ा लिखा कर उनको सही ट्रैक पर लाना। बिल्कुल। अगर हम ये कर पाए तो वो नौजवान पता नहीं क्या कर देंगे। आज हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश हैं, और वो हम आगे 20 सालों तक रहेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स बताती है वो कि अगले 20 साल 25 साल हम विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको? हमें सिर्फ इस युवा आबादी का, जो युवा आबादी है, जो भविष्य है, वो उसको पढ़ाओ, लिखाओ, ट्रेन करो, देश विदेश सब जगह भेजो। भारत अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन नौजवानों को संभाल लो। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के सभी वेल विशर्स को, यानी कि इस देश के जितने नेता हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जजेज हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने उद्योगपति हैं, उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना, अपनी युवा पीढ़ी को संभाल लो। उसको ठीक से पढ़ाओ, लिखाओ, ट्रेनिंग कराओ, उसको कहीं ना कहीं जॉब के साथ जोड़ दो, या उसके अपने काम धंधे शुरू करवा दो। इतना होने मात्र से विश्व की हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे,
यही हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैंने इस मर्म को सन 2001 में पहचान लिया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के बीच में काम करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो जब मैं नौजवानों के बीच में काम करता हूँ तो मुझे अपनी उम्र का ख्याल ही नहीं आता है, मैं भी अपने आप को जवान ही लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये बात। दूसरी बात है, जब बच्चा कुछ बनता है और बनकर जब वो सोसाइटी में जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? उसके माँ बाप को और उसके गुरु को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो खुश दिल है। मुझे याद है कई सारे स्पीच मैंने आपके देखे और आप बात बात पे कह रहे थे कि मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे पता है कि पैसे कैसे, मैं सीए हूँ, मैं पत्थर तोड़ के भी पैसे निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ये देखा कि इस देश में अगर हमें कुछ करना, वास्तव में आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आप नौजवानों के साथ जुड़ जाओ, उनकी हौसला अफजाई करो, उन्हें प्रोत्साहित करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। अल्टीमेटली तो देश उन्होंने चलाना है ना भाई, देश तो उनके बलबूते चलना है। ये कारखाने, ये आर्म सर्विसेज, ये आर्मी, कहाँ कौन बनेगा? कौन पुलिस सर्विसेज, ये जजेज कौन बनेंगे? यही नौजवान बनेंगे। इनको आप जितना मजबूत कर दोगे देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। आखिरी कुछ सवालात है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को आप बड़ी क्लोजली जानते हैं, कभी कभार बातचीत हुई है कि आप उनको कहते हैं कि भाई साहब सारे मुझे जानते हैं, सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया? मेरी बहुत बार उनसे बात हुई है, बहुत मुलाकात होती है। जब भी वो दिल्ली आते हैं तो मैं मिलने की कोशिश करता हूँ और मिल भी लेता हूँ। हालांकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी समय देते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके दिमाग में कश्मीर में विकास का बड़ा जज्बा है, लहर दौड़ी है। उन्होंने कश्मीर में काफ़ी कुछ काम किया है। देखिए, जैसे हम पावर सेक्टर में कमज़ोर थे, आज पावर बहुत अच्छा आ रहा है। रोडें हमारी गड़बड़ थी, रोडें अब ठीक हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ ठीक हुआ है। एजुकेशन में भी बहुत हम आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। अभी मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से भी वाइस चांसलर साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनके मन में भी बहुत जज्बा है। हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, हम सब दिल से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे आगे बढ़ें, वहाँ खुशहाली हो, समृद्धि हो और वो देश विदेश में जाए और अपनी टैलेंट का उपयोग करें। ये हम चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अशोक कुमार गढ़िया साहब, जिनसे आज तफसीलन बातचीत की है और जानने की कोशिश की है जिस तरीके से एक ख्वाब इन्होंने 2001 में देखा था और लगातार वो अब पूरे होते हुए हो रहा है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि इसी तरीके से ये पूरे मुल्क के जो युवा हैं उनको जोड़े और उनको एक अच्छी तालीम दे। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, दिल्ली।